बच्चों, मैं दीपक शर्मा आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की हम अपनी इस क्लास में पहले तो हमने इससे पहले वाली क्लास में किसी वर्ताकार कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग ज्ञात किया था। बच्चों, हमने आज हम पहले उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसके बाद में हम आज अपनी इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि कोई nवें कक्ष के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी और बच्चों उसका आवर्तकाल क्या होगा। ठीक है बच्चों, आप पहले क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने सभी मित्रों के पास में, सभी दोस्तों के पास में। और जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां जाइए, वहां टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। आपको चैप्टर के पीडीएफ वहां पर आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो पहले तो हम सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको मैं सोल्व करवाता हूं और बच्चों दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। ठीक है, इसकी जो थ्योरी है, इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास के अंदर अच्छी तरीके से क्लियर करवा दिया था। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों देखो, अपना पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो हीलियम है, हीलियम के तीसरे कोर्स की, तीसरे कक्षा की, तृतीय कक्षा की में इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात करना है बच्चों, वेग ज्ञात करना है। मतलब हमें बच्चों क्या ज्ञात करना है, क्या दिया गया है और हमें क्या ज्ञात करना है। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, हमें V3 ज्ञात करना है और वो भी किसका, हीलियम एटम के लिए। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको पता है कि हम जानते हैं, और बच्चों हम क्या जानते हैं कि जो nवें कक्ष होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वो बच्चों क्या होता है, Vn बराबर है 2.2 इंटू 10 की पावर है 6 मीटर प्रति इंटू Z/N मीटर प्रति सेकंड। ये हमारे पास में होता है। बच्चों ज्यादातर हम कैलकुलेशन के अंदर 2.2 ही काम में लेते हैं, वैसे आप 2.189 भी काम में लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको ऑप्शन दे रखा है, ये भी मैंने आपको सुविधा कर दी है। ठीक है ना। तो देखो हमें V3 ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें किसके लिए ज्ञात करना है बच्चों, हीलियम के लिए, He पॉजिटिव के लिए। क्योंकि आपको पता है, ध्यान से समझिएगा, नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है वो केवल और केवल है उन्हीं परमाणु या आयनों पर या उन्हीं स्पीसीज पर लागू होता है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर। तो देखो यहां पर हीलियम पॉजिटिव है। वैसे हीलियम का जो Z का मान होता है, परमाणु क्रमांक 2 होता है, लेकिन 2 ही परमाणु क्रमांक है। इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 है, प्रोटॉन की संख्या भी 2 है। लेकिन ध्यान से समझिएगा, कब, जब ये उदासीन है। परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन की संख्या होती है। और बच्चों अगर कोई उदासीन एटम है तो उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही होती है। तो फिलहाल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी 2 है, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो बच्चों ये He पॉजिटिव आयन बन जाएगा। ये बात क्लियर। अब देखो He पॉजिटिव के लिए आपको पता है Z का मान कितना है, 2, और हमें कौन से कोष की ज्ञात करनी है, N बराबर 3। तो बस इसके अंदर हम ये वैल्यू रख देंगे और हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो देखो V3 किसके लिए बच्चों, हीलियम पॉजिटिव के लिए। तो रखते हैं 2.2 इंटू 10 की पावर 6 और Z का मान कितना है, 2, और N का मान कितना है बच्चों, 3। पहले तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 इंटू 10 की पावर 6, ये हमारे पास मीटर प्रति सेकंड में। और किसका भाग दे दो, 3 का,
तो बच्चों 3 का भाग देंगे, 4 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। ठीक है, दशमलव लगाई, 1 4 14, 4 3 क्या हो गए? 12। क्या हो गए? 12। बच गए कितने? 2 0, तो लगभग 6 3 18। ठीक है, ऐसे जाएगा तो लगभग 1.46 इंटू 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड होगा। देखो ये कोई ऑप्शन है क्या? देखो बच्चों हमें सी ऑप्शन नजर आ रहा है, तो बच्चों पहला क्वेश्चन होगा उसका सी ऑप्शन क्या होगा बच्चों? राइट होगा। क्या होगा? राइट होगा। ये बात यहां तक क्लियर? अब ध्यान से समझिएगा। क्या समझिएगा? क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को देखिएगा। यहां पर मैं एक बात और आपको बताने जा रहा हूं। यदि मैं आप इस क्वेश्चन का यदि मैं यहां पर बच्चों यहां पर तीसरी कक्षा तृतीय कक्षा के स्थान पर मैं क्या लिख दूं? द्वितीय उत्तेजित कक्षा में क्या ज्ञात कीजिए? इलेक्ट्रॉन का वेग। तो बच्चों आप ये क्वेश्चन अभी मुझे करके बताओगे कि द्वितीय उत्तेजित कक्षा में इलेक्ट्रॉन का हीलियम पॉजिटिव के लिए ही द्वितीय उत्तेजित कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा? चलो मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है, और इसका आंसर बताइए। आप कैसे करते हो वो आप पर डिपेंड है। ठीक है, चलो मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी से मुझे रिप्लाई कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है बच्चों, चलो बताइए। बताइए भैया, जल्दी बताइए, जल्दी। शाबाश। हाँ बताइए बिल्कुल। चलो अब आप समझिए, इसका जवाब राइट होगा वो क्या होगा, और होगा तो बच्चों कैसे होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। बस यहां पर आपको इसकी मीनिंग आनी चाहिए थी कि द्वितीय उत्तेजित कक्षा का मतलब क्या होता है। तो बच्चों ध्यान से समझिए, हाइड्रोजन एटम या कोई भी एटम है, उसकी जो n बराबर है, n बराबर जो 1 कक्षा होती है बच्चों, उसको हम कहते हैं मूल कक्षा कहते हैं या मूल स्तर कहते हैं। ठीक है, और बच्चों इसके बाद में जो n बराबर 2 होती है, जब इलेक्ट्रॉन यहां होता है और यहां से यहां संक्रमित कर जाता है, तो बच्चों इसको यहां पर क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं यहां पर प्रथम उत्तेजित अवस्था। क्या कहते हैं? प्रथम उत्तेजित अवस्था। बस यही हमारे पास से थोड़ी गलती होती है, और बाकी इसके बारे में हम बहुत सारे आने वाला चैप्टर ऊर्जा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वहां पर तो हम और भी बिल्कुल जबरदस्त तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखना, जब कभी प्रथम उत्तेजित अवस्था आता है ना, तो दिख तो रहा है प्रथम, और गलती कर जाते हैं प्रथम मतलब n का मान 1, लेकिन नहीं बच्चों, एक ज्यादा। n का मान कितना होगा? 2 होगा। और बच्चों जब ये प्रथम में गति नहीं करके द्वितीय उत्तेजित अवस्था में जा रहा है, तब n का मान कितना है बच्चों? 3। और यहां पर ये कौन सी है बच्चों? द्वितीय उत्तेजित अवस्था। पहली ये है, दूसरी ये है। तो बच्चों जब द्वितीय उत्तेजित अवस्था का मान आ रहा है, तो इसका मतलब n बराबर कितना होगा? 3 होगा। तो बच्चों n बराबर 3 है,
हीलियम पॉजिटिव आयन है, तो बच्चों राइट आंसर होगा वो हमारे पास में ये ही होगा। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, बस ये समझना था कि द्वितीय उत्तेजितावस्था मतलब तृतीय कक्षा ही होती है। ठीक है ना, बस आपको ये पता होना चाहिए था। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो भैया क्वेश्चन को हमें बहुत बारीकी से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। जब क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ना और समझना सीख जाएंगे तो न्यूमेरिकल चुटकियों में होंगे। ठीक है ना, बिल्कुल चुटकियों में। मैं चुटकी भी नहीं बजा सकता, क्या करूं, दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है ना, अंगुली कट गई, फिर भी मैं आपके लिए बिल्कुल मेहनत कर रहा हूं। तो बच्चों आप भी मेरे साथ में मेहनत कीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब क्या होगा बच्चों, चलो बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में कि देखो यहां पर क्लियर हो गया, हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर मतलब n बराबर 1 और n बराबर 1 का अंदर जो वेग होता है वो क्या होता है, v1 या चाल होती है। तो हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की चाल, तो बच्चों चाल क्या होगी, v1। और प्रकाश का वेग, और बच्चों प्रकाश के वेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, c से, का अनुपात क्या होगा। और बच्चों मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में वेग या चाल और प्रकाश का हवा या निर्वात में जो वेग होता है उसका जो अनुपात होता है वो 1/137 होता है। और ये एक कांस्टेंट के बराबर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, सूक्ष्म संरचना नियतांक कहते हैं। ये बात मैंने आपको अच्छी तरीके से बताई थी, और मैंने ये चीज आपको अच्छे से क्लियर करने के लिए, बिल्कुल अच्छे से समझाने के लिए, आप भूलो नहीं इसलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि आपको कभी डाउट नहीं हो कि सर 1/137 था या 1/237 था। ठीक है ना, ऐसा कोई डाउट आपके नहीं हो। ठीक है, क्वेश्चन करने से, समझने से वो डाउट बिल्कुल दूर हो जाते हैं। तो बच्चों अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेरे को क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका आप राइट आंसर बताओगे कि राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आपको केवल और केवल 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। ठीक है ना, तो वो आपको बताना है। चलो बताइए, जल्दी करके सोल्व करके बताइए। ठीक है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, पहले समझिए। 1 मिनट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, आप तो बस क्वेश्चन करते रहिए, मैं आपको बिल्कुल न्यूमेरिकल की ऐसे ही प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर भी अगर आपको किसी में, कोई भी टॉपिक में कहीं समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में वहां पर कमेंट करें। ठीक है बच्चों, तो कर लिया होगा। चलो अब समझते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखो बच्चों, हमको क्या दिया गया है, हमें एक सोडियम एटम, सोडियम का परमाणु दिया गया है जिसका Z का मान 11 है, 11 होता है, ये हमें पता है और वैसे इसने बता दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। द्वितीय कक्षा में हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का वेग। द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना दे रखा है, v दे रखा है। तो बच्चों सबसे पहले तो आप ये देखो हमें क्या दिया गया है, गिवन दैट क्या दिया गया है, द्वितीय कक्षा में वेग मतलब n2, द्वितीय कक्षा के अंदर जो वेग होता है v2 वो हमें v दे रखा है। ठीक है, इसके लिए सोडियम परमाणु के लिए, और हमसे पूछा है 5वें कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग, 5वें कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग हमसे पूछा है। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा,
मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब हमारे पास में V1 बटे V2 हो तो 1 है तो यहाँ N2 और 2 है तो यहाँ N1, क्योंकि जो किसी भी nवें कक्ष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है वो कक्षा की संख्या के या मुख्य क्वांटम संख्या के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, हमें किस में ज्ञात करना है बच्चों, V5 में। जिसको ज्ञात करना है उसको हम ऊपर रखते हैं, ठीक है, ऊपर रखते हैं V5 और V2 हमें दे रखा है। तो आपको पता है V5 है तो यहां पर क्या आएगा, N2 आएगा, और बच्चों 2 है तो यहां पर क्या आएगा, N5 आएगा। अब हमें सारी वैल्यू दे रखी है, हमें V5 का मान ज्ञात करना है तो केवल V5 को इधर रखेंगे, बाकी को सबको हमें उस साइड में भेज देंगे। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, N2 मतलब दूसरे कक्षा की, तो यहां पर हमारे पास में N2 मतलब यहां पर इसका मतलब मान कितना है, 2, यहां पर कितना है, 5, तो बच्चों यहां पर क्या हो गया 5। और V2 का मान हमें बच्चों ऑलरेडी दे रखा है क्या, V। तो बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और हमारा ऑप्शन देखो ये D, तो बच्चों ये D इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, क्लियर यहां तक। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक है, आज का एक नया टॉपिक कि nवें कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवर्ती या प्रति सेकंड परिक्रमणों की संख्या को हम बच्चों क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं, देखो शुरुआत करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवर्ती ज्ञात करते हैं और उसके बाद में हमें आवर्तकाल भी ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, आवर्तकाल। याद रखना, अगर आवर्तकाल अगर हम ज्ञात कर ले तो उससे आवर्ती ज्ञात कर सकते हैं, और आवर्ती से हम बच्चों क्या ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से आवर्तकाल ज्ञात कर सकते हैं, टाइम पीरियड ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से समझिएगा, ये हमारा चौथा बिंदु है, क्या है, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवर्ती। क्या है बच्चों, कक्षीय आवर्ती, और इसके साथ ही हमें क्या भी ले लेंगे बच्चों, आवर्तकाल भी ले लेंगे। कक्षीय आवर्ती अगर मैं nवें कोष की बात करूं तो Fn से इंडिकेट करते हैं बच्चों इसको। पहले तो ध्यान से समझिएगा, पहले तो सबसे पहले आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आवर्ती का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है, जिसको हमें Hz से प्रदर्शित करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आवर्ती का अन्य कोई मात्रक कौन सा है, अन्य मात्रक कौन सा है हर्ट्ज के अलावा। हर्ट्ज तो है ही जो ऐसा यूनिट है, इसके अलावा अगर आपके कोई दिमाग में हो कि आवर्ती का सर ये मात्रक ये भी होता है, तो जल्दी से बताइए। आपको मैं ओनली 30 सेकंड का टाइम देता हूं, जल्दी से बताइए, ठीक है। चलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए कि सर आवर्ती का अन्य मात्रक हर्ट्ज के अलावा ये भी होता है, ठीक है। ध्यान से बताइए, ध्यान से। चलो बताइए कि क्या होता है आवर्ती का अन्य मात्रक, चलो बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, तो अब देखिए इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर क्या है बच्चों, आवर्ती का जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट वो तो क्या है, हर्ट्ज है, ठीक है। लेकिन अन्य मात्रक है, इसकी जो अन्य मात्रक है वो बच्चों क्या है, प्रति सेकंड। क्या है, प्रति सेकंड, जिसको मैं प्रति सेकंड, और इसी को मैं क्या कह सकता हूं, सेकंड इनवर्स, ठीक है। और बच्चों SI पद्धति में इस सेकंड इनवर्स को ही क्या कहते हैं, हर्ट्ज कहते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आवर्ती का अन्य मात्रक सेकंड इनवर्स
या प्रति सेकंड होता है। ठीक है, मैं आपको सिद्ध भी कर दूंगा कि सर कैसे होता है। ठीक है ना, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवर्ती। मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में v वेग से गमन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गमन कर रहा है और उसकी आवर्ती अगर हमने f मान ली और वो उस वर्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है और चक्कर लगाने में, पूरा एक चक्कर लगाने में उसका टाइम पीरियड t है। तो मैं पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आवर्ती किसे कहते हैं। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि आवर्ती किसे कहते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि सर आवर्ती किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या है फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या है, चलो कमेंट करके बताइए जल्दी सी। ओनली 20 सेकंड का टाइम आपके पास, जल्दी से कमेंट कीजिए। देखा कौन सही जवाब देता है इसका आप में से, देखने वाली बात यह है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए। तो देखिए, हाँ बिल्कुल, मेरा सुनिए आप ध्यान से कि आवर्ती किसे कहते हैं। प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को किसी तरंग के संदर्भ में बात की जाए तो प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि प्रति सेकंड के अंदर वो कितने कंपन कर रही है। या फिर मैं यहां चक्र से रिलेटेड बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं ये भी बोल सकता हूं कि प्रति सेकंड चक्रों की संख्या या परिक्रमणों की संख्या को हम क्या कहते हैं बच्चों, आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं, प्रति सेकंड। ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवर्ती, अब ध्यान से समझिए। और आवर्ती की एक परिभाषा हम ये भी बता सकते हैं कि जो आवर्ती होती है उसका जो मान होता है बच्चों वो आवर्तकाल को हम कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं। आवर्ती का जो मान होता है बच्चों वो आवर्तकाल के क्या होता है, आवर्तकाल के व्युत्क्रम मान के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना। हम ये स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, आवर्ती को हम एफ या एन से प्रदर्शित करते हैं या काफी जगह न्यू से भी करते हैं। फ्रीक्वेंसी तो एफ से कर दिया या न्यू से कर दिया। ठीक है ना, एन से तो नहीं करते हैं, ज्यादातर एफ और न्यू। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। ये तो है हमारे पास में म्यू और ये है हमारे पास में न्यू। ठीक है ना, ये इंडिकेट करता है माइक्रो को या फिर मैं बात करूं अपवर्तनांक को। ठीक है ना, अपवर्तनांक को म्यू से ही प्रदर्शित करते हैं और जो न्यू है वो किसको इंडिकेट करती है बच्चों, आवर्ती को इंडिकेट करती है। अब ध्यान से समझिएगा, आवर्ती की डेफिनेशन हम ये भी बोल सकते हैं कि आवर्तकाल का व्युत्क्रम मान। भाई ये आवर्तकाल था टी और एक के बट्टे के अंदर आ गया तो ये क्या हो गया, व्युत्क्रम मान। आवर्तकाल का व्युत्क्रम मान किसके इक्वल होता है, आवर्ती के इक्वल होता है। अब यहीं से देख लो आवर्ती बराबर क्या है, 1/t। एक का कोई मात्रक नहीं होता एक, और बच्चों टी क्या है, समय। समय का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो मैंने ये तो कहा था कि आवर्ती का अन्य मात्रक क्या होता है, प्रति सेकंड। भाई बटे में है सेकंड, 1/सेकंड। इसी को मैं क्या कह सकता हूं, सेकंड इनवर्स बोल सकता हूं। और ऐसा यूनिट में बच्चों इसी को ही क्या कहते हैं, हर्ट्ज कहते हैं। ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, हम डेरिवेशन देखो बिल्कुल सिंपल वे में निकालते हैं। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना त्रिज्या, वेग और ऊर्जा, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेडियस और एनर्जी है। ठीक है ना, याद रखना अच्छे से। अब ध्यान से समझना, देखो आवर्ती बराबर क्या आ गया, 1/t आ गई। और आपको पता है आवर्तकाल, आवर्तकाल किसे कहते हैं, समय। आवर्तकाल मतलब समय। कौन सा समय, एक चक्कर में इलेक्ट्रॉन को वर्ताकार पथ में एक चक्कर लगाने में लगा समय, वो टाइम पीरियड कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। और बच्चों आप वो कैसे ज्ञात करोगे, आपको पता है चाल बराबर, तो चाल बराबर होती है दूरी बटा समय।
दूरी बटा समय। तो यहां से हम समय ज्ञात कर लेंगे। तो बच्चों समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, चाल का मतलब क्या, वेग यहां पर, ठीक है। तो बच्चों दूरी कौन सी होगी, अरे इलेक्ट्रॉन को वर्ताकार पथ में एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। और बच्चों ये तय की गई दूरी किसके बराबर होगी, परिधि के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, परिधि के बराबर। और आपको पता है वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। हमको गुस्सा हमसे प्यार, वृत्त की परिधि 2πr, ठीक है। और देखो यहां पर वेग, तो यहां पर परिधि हमारे पास में दूरी जो आएगी वो बच्चों हमारे पास में क्या आ जाएगी, 2πr, ठीक है। वेग जो होगा वो हमारे पास में v वेग से गति कर रहा होगा, तो v आ जाएगा। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, यहां पर आवर्तकाल इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर लगाने में लगा जो समय है, वो जो लगा जो समय है t, वो बच्चों हमारे पास में क्या आएगा, 2πr/v। और बच्चों इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये v ऊपर चला जाएगा, तो v अपॉन क्या जाएगा, 2πr। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा, हमारे पास में क्या निकल करके आता है, हमारे पास में निकल करके आता है, अब ध्यान से समझिएगा, यदि हमें nवे कक्ष की हम आवर्ती ज्ञात कर रहे हैं, तो उस nवे कक्ष की त्रिज्या क्या होगी, rn होगी, वेग क्या होगा, vn होगा। तो बच्चों जो हमारे पास में आवर्तकाल होगा वो क्या होगा, tn होगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, fn। तो ये हमारे पास में आ गया बच्चों। अब बस कुछ भी नहीं है, इससे पहले वाली क्लास में हमने वेग ज्ञात करना सीखा था, उससे पहले वाली क्लास में हमने रेडियस ज्ञात करना सीखा था। और बच्चों वो वैल्यू हम इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा क्या है, देखो यहां पर है Fn जो फ्रीक्वेंसी है, Vn का मान बच्चों हमारे पास में क्या होता है, ZE²/2ε0NH। और फिर मैंने किया था ऊपर z और n को तो मैंने बाहर निकाल दिया था, बीच में कांस्टेंट बन गया था E²/2ε0H। तो बच्चों यहां पर हमारे पास में v का जो मान होगा वो हमारे पास में क्या होगा, ZE²/2ε0NH। ये तो हो गया बच्चों हमारे पास में किसका वैल्यू हो गई, ये तो हमारे पास में किसकी वैल्यू हो गई बच्चों, Vn की। वेग हो गया बच्चों हमारे पास में। और रेडियस बच्चों याद करो, रेडियस क्या निकल करके आई थी, n² h²n²ε0/4πm, क्या निकल करके, सॉरी 4π नहीं, πmZe²। ये हमारे पास में निकल करके आया था बच्चों। ये हमें थोड़ा सा याद रखना होगा, ठीक है ना, वहीं से थोड़ा सा, ठीक है। और याद नहीं रखते हो तो 2 मिनट में ही निकल करके आ जाएगा। 2 मिनट बोर की प्रथम अभिग्रहित, द्वितीय अभिग्रहित, ठीक है। अगर जैसे ही प्रथम समीकरण बनाया, दूसरा बनाया, भाग दिया, तो ये निकल करके आ गया। बस थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा अभ्यास होना चाहिए, ठीक है ना, फिर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सबसे इंपोर्टेंट है हमारा अभ्यास होना चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों, ध्यान से समझिएगा कैसे लिख सकता हूं। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, z, देखो यहां पर एक बात और सॉरी, यहां पर ये 2 है, 2π नीचे, तो यहां पर इस 2π को मैं थोड़ा यहां पर मैं बाहर निकाल देता हूं। तो देखो 1/2π, पहले तो मैं यहां पर वैल्यू रखता हूं किसकी, यहां पर ये देखो ZE²/2ε0NH। ये बात क्लियर। अब देखो ये वैल्यू यहां पर ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रहेगा, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, πmZe², ये क्या आ जाएगा, n²h² और ε0, ये आ जाएगा हमारे पास में। अब बस कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई कर देंगे, कांस्टेंट बना देंगे, किस पर डिपेंड कर रही है ये हम बात बता देंगे, कुछ भी नहीं। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। तो Fn हमारे पास में क्या आ जाएगी, देखो बच्चों ऊपर क्या बचेगा, z × Z² और z ऊपर तो क्या हो जाएगा, पाई, ठीक है, m, और हमारे पास में क्या हो जाएगा, Z² और e⁴ क्यों, e² × e² जब आधार समान हो
तो बच्चे गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहां चाहो तो हम पाई से पाई क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, तो इस पाई को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर क्या बच जाएगा, केवल mz² e⁴। अब नीचे देखो क्या बच जाएगा, नीचे 2 बच रहा है, 2 दूनी 4, तो एक तो ये हमारे पास 4 ऐसे कैसे आ जाएगा। और देखो गौर करके अच्छे तरीके से, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर क्या जाएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। और देखो यहाँ पर n और यहाँ n², तो n की पावर क्यूब। और बच्चों h, देखो यहाँ पर पहले h को लिख देता हूं मैं, h की पावर h² और h क्यूब, और यहाँ n और n² n क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास में निकल करके आती है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ये निकल करके आती है। और बच्चों इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखो, m कांस्टेंट है, e⁴ कांस्टेंट है, z का मान अलग अलग एटम के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना, ध्यान से देखिए। उसके बाद में 4 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, h³ कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को तो मैंने एक जगह रख लिया। और बच्चों यहां पर जब मैं बाहर निकाल रहा हूं तो z²/n³। तो बच्चों ये हमारे पास में क्या निकल करके आता है, आवर्ती का फॉर्मूला निकल करके आता है। तो ये बात क्लियर। और बच्चों ये हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट है। ये इतना इतना जो वैल्यू है ये हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। आपकी बुक में यहीं तक दे रखा है, तो हमें भी यहीं तक करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आवर्ती का मान आवर्तकाल के व्युत्क्रम मान के बराबर होता है। आवर्तकाल क्या होता है, समय होता है। समय बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगी बच्चों, दूरी बटाए चाल। और यहाँ पर दूरी वर्त की परिधि के बराबर चाल vn, तो ये हमने v ऊपर चला जाएगा, vn का मान रख दिया यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर तो, और यहाँ पर हमने किसका मान रख दिया, rn का। ये हमारे पास में vn का, ये हमारे पास में rn का। ठीक है, बाकी हमारे पास में आ गया। अगर बच्चों मैं इसको देखो, यहां से इस समीकरण से क्या चीज स्पष्ट है, मजेदार बात, ध्यान से समझो। इस समीकरण से क्या चीजें निकल करके आ रही है, ध्यान से देखो। क्योंकि 12th पास करने के बाद आप कोई ना कोई नीट की तैयारी करेगा, कोई एयरफोर्स नेवी वगैरह की तैयारी करेगा, कोई IIT JEE की तैयारी करेगा, और बहुत सारे लोग टीचर बनेंगे। तो बच्चों याद रखना, बायोलॉजी वाली स्पेसिकल लाइफ में 12th क्लास के बाद आप फिजिक्स नहीं पढ़ोगे। कॉलेज में फिजिक्स हट जाएगी, बायोलॉजी के 2 पार्ट हो जाएंगे, बॉटनी और जूलॉजी, केमिस्ट्री रहेगी आपकी। ठीक है ना, तो मेन जो सब्जेक्ट वो हिंदी इंग्लिश रहेगी। फर्स्ट ईयर में पेपर पास करने के बाद हट जाएगा। तो बच्चों बायोलॉजी वाले ध्यान रखना, जब आप सेकंड ग्रेड का पेपर दोगे साइंस से, तो वहां पर आपके 12th के तो फिजिक्स आएगी, कुछ टॉपिक ग्रेजुएशन को आ जाते हैं, बल्कि बहुत एक्स्ट्रा फिजिक्स आ जाती है। तो ये अच्छी तरीके से समझिए, नोट सुरक्षित रखिए। बाकी हमारी क्लास आपको यूट्यूब पर हमेशा अवेलेबल रहेंगे। ठीक है ना। अब देखो तो किस पर डिपेंड कर रहा है, हमें बिल्कुल अच्छे से समझते हुए पढ़ना है। तो देखो क्या स्पष्ट है, समीकरण से क्या स्पष्ट है, समीकरण से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है। पहली बात, एक तो जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पर डिपेंड कर रही है बच्चों, Z² पर, परमाणु क्रमांक के स्क्वायर की क्या है, समानुपाती। दूसरी बात, जो फ्रीक्वेंसी है वो कोषों की संख्या की क्या है, घन के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है ना। यहां तक ये चीजें आपके अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। और मैंने आपको ये भी बताया था, यहां से हम और भी फॉर्मूला बना सकते हैं। और बच्चों को क्या बना सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हमारे पास 2 अलग अलग एटम है, n कांस्टेंट है, F1 Z1, F2 और Z2, ठीक है, समानुपाती है। और ये हमने क्या कर दिया, इनका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, समानुपाती है, तो 1 है तो यहां 1 है, 2 है तो यहां भी 2 है, ये निकल के जाएगा। और बच्चों इससे हम क्या बना सकते हैं, ध्यान से समझिए। यहां पर 1 है, यहां पर मैंने 2 रख दिया, तो मैंने आपको पहले बता दिया व्युत्क्रमानुपाती है, तो 1 की साइड में तो क्या जाएगा, हमारे पास में 2 आ जाएगा, और 2 की जगह क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पर, क्यूब हो रहा है, क्यूब हो रहा है। ऐसे मतलब फॉर्मूले जनरेट करने आने चाहिए, बनाने आने चाहिए हमको। बस एक मेजर इक्वेशन मिल जाए हमको,
तो यहां से हम देखो, अगर आपको जेड प्रथम कक्षा के लिए अलग अलग परमाणु के लिए बात कर दे, ये फॉर्मूला लगा देंगे, फ्रीक्वेंसी का रेशियो आ जाएगा। अगर आपको जेड फिक्स कर दे, एक ही तत्व है और उसकी अलग अलग कक्षाओं की अगर आपसे फ्रीक्वेंसी की बात करें और उसका रेशियो पूछे, तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। और बच्चों जब इसको ही हम सोल्व करके पूरे को निकालते हैं, तब हमारे पास में बच्चों क्या निकल करके आता है, ध्यान से समझिएगा। एफ एन बराबर है, जो इस कांस्टेंट है उन कांस्टेंट सभी कांस्टेंट का जब मान रख देते हैं, तब हमारे पास में जो वैल्यू निकल करके आती है वो बच्चों हमारे पास में क्या निकल करके आती है, 6.62 इंटू 10 की पावर 15 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। और बच्चों ये किसमें आती है, हर्ज में आती है। किसमें आती है, हर्ज में आती है। ठीक है। और बच्चों यहीं से देखना, थोड़ा सा यहीं से देखना, यहीं से अगर मैं आवर्तकाल की बात करूं, किसकी बात करूं, आवर्तकाल की, तो आपको पता है जो आवर्तकाल है टी एन, वो आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस फॉर्मूले में जो पद ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे, बस इतना सा काम करना है। तो देखो फॉर, ये नीचे वाले टर्म्स ऊपर आ जाएगी, फॉर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच की पावर एच क्यूब अपॉन एम ई की पावर 4 और इंटू एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। ये हमारे पास में आवर्तकाल यहां से आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में किसका सूत्र आ जाएगा बच्चों, आवर्तकाल का फॉर्मूला आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा ये। ठीक है। और अगर आप कहोगे सर ये इस कांस्टेंट की वैल्यू रखे, तो देखो आप ये तो ऊपर नीचे कर दो, यहीं से देखो जनरेट कर लेंगे यहीं से। तो देखो टी एन बराबर, आप इसको क्या करोगे, 1/6.62 इंटू 10 की पावर 15 और ये एन ऊपर चला जाएगा और ये जेड नीचे आ जाएगा। अब देखो हर्ज बराबर क्या होता है, प्रति सेकंड होता है। अब ये सेकंड ऊपर चले जाएगी तो यहां पर ये सेकंड में आ जाएगा। ध्यान से। अब आप कहोगे सर इसको सोल्व कैसे करें, तो बच्चों जब आप एक देखो 10 की पावर 15 है, ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगी, माइनस की 15 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस की 15 हो जाएगी आपके पास में। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये तो हो गई 10 की पावर माइनस 15, 10 मतलब लगाओगे 10 हो जाएगी, फिर भाग दोगे। ठीक है ना। तो ये हमारे पास में आएगी 10 की पावर माइनस 16 और हमारे पास में बच्चों ये कितना जो मान निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आएगा, 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 16 और इंटू एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, ये आएगा सेकंड के अंदर। ठीक है ना, सेकंड के अंदर। तो ये चीजें हमें अच्छी तरीके से बिल्कुल देखो, मैंने इस फॉर्मूले से सारा कैलकुलेट किया है, सारा का सारा, और कुछ भी नहीं किया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। यहां हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई, ये डिपेंड कर रही है जेड स्क्वायर पर और एन जेड स्क्वायर के समानुपाती है। और हमारे पास में जो कक्षों की संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, उसके क्या है बच्चों, उसकी तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती है और परमाणु क्रमांक है उसके स्क्वायर के क्या है, समानुपाती है। अब देखो मैंने इसके लिए तो मैंने एन कांस्टेंट कर दिया, तो 1 1 2 2 ऐसे हम स्क्वायर करके, और यहां पर ये व्युत्क्रमानुपाती है, जब ये निकालना हो तब मैंने जेड कांस्टेंट कर दिया। अगर कोई जेड कांस्टेंट है, एक ही तत्व दे रखा है, उसकी ही अलग अलग कोषों की त्रिज्याओं अलग अलग जो कोष उनकी फ्रीक्वेंसी का अनुपात ज्ञात करवा रहा है, तो आप ऐसे लगा दो, 1 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 है तो आप 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं इस कांस्टेंट का वैल्यू रख करके सोल्व करके रखता हूं तो मेरे पास में याद आएगा, डायरेक्ट याद रखना है, रखना नहीं है सोल्व। जब इन कांस्टेंट का मान रखोगे, सोल्व करोगे, 3 घंटे गुजर जाएंगे। ठीक है ना। ये अब देखो यहां से आवर्तकाल, जब देखो ये बताओ यहां पर ये टी एन इधर जाएगा तो ये एफ एन इधर आ जाएगा, क्या दिक्कत है। तो फॉर्मूला उल्टा, नीचे टर्म्स है वो ऊपर चले जाएंगे, ऊपर के टर्म्स नीचे आ जाएंगे। तो ये भी नीचे आ जाएगी तो 1 हो जाएगी, 1/6.62 इंटू 10 की पावर 15 हो जाएगी। ये एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, और बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, भाग लेंगे, हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सोल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं फिर से। तब तक के लिए आप सभी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आह्लादित रहिए, प्रसन्नचित रहिए। ठीक है, आज ईश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत सारी खुशियां प्रदान करें। ठीक है, सदा प्रसन्नचित रहें।
तो आपकी आज की हमारी इस क्लास के लिए, अभी तक इस क्लास के लिए धन्यवाद। नमस्कार, बाय बाय।